हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जनरल स्टडी टीवी में। उम्मीद करते हैं सारे लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोग बंगाल पढ़ चुके हैं। बंगाल विजय देख रहे हैं हम लोग, राज्य को किस तरह से अंग्रेज एक एक करके हरा रहा है। तो इसमें आज हम लोग मैसूर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैसूर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मैसूर का इतिहास पढ़ेंगे पहले, उसके बाद मैसूर को किस तरह से युद्ध करके अंग्रेज मैसूर को अपने साम्राज्य में मिलाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दो भाग में बांट के पढ़ेंगे मैसूर के। पहले उसका इतिहास कि मैसूर किस तरह से मैसूर का उत्पत्ति हुआ, मैसूर का किस तरह से मैसूर राज्य बना, उसके बाद मैसूर में कौन कौन राजा आया, और उसके बाद में मैसूर में क्या ऐसा परिस्थिति हुआ, कैसा कौन कौन सा युद्ध लड़ा अंग्रेज, और किस तरह से अंग्रेज मैसूर को अपने अंदर कर लेता है। तो देखिए, मैसूर का उत्पत्ति जानने से पहले दोस्त थोड़ा सा हम लोग को मध्यकालीन भारत में थोड़ा सा जाना पड़ेगा। जैसे हम जब मैसूर के बारे में हम लोग देखते हैं तो थोड़ा सा मध्यकालीन इतिहास के बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा, क्योंकि मैसूर का जो उत्पत्ति है वो मध्यकालीन भारत में ही हुआ है। तो मैसूर देखिए कि पूरा टॉपिक है मध्यकालीन भारत का, लेकिन मध्यकालीन भारत में हम लोग जब पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग को मैसूर के बारे में थोड़ा सा जानना है। जैसे थोड़ा सा मध्यकालीन भारत का इतिहास देखते हैं दोस्त। दक्षिण भारत का ये इलाका है। दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य का शासन चल रहा था। आपको पता होगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने किया था। और उसके बाद वहाँ समझिए कि एक साइड में ऊपर में बहमनी साम्राज्य चल रहा था और एक साइड में विजयनगर साम्राज्य चल रहा था। और बहमनी साम्राज्य में कुछ ऐसा घटना होता है दोस्त, 1490 ईस्वी मैंने बहमनी साम्राज्य धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। अब जब कमज़ोर होने लगेगा तो आपको पता होगा कि वो धीरे धीरे उसमें बहुत सारा राज होगा बहमनी साम्राज्य के अंदर जो स्वतंत्र होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताया था कि मुगल साम्राज्य जब कमज़ोर होना शुरू होता है 1707 ईस्वी के बाद, तो बहुत सारे छोटे छोटे जो प्रांत थे वो अलग होना शुरू हो गए थे। जैसे बंगाल अलग होना शुरू हो गया, हैदराबाद अलग होना शुरू हो गया। तो उसी तरह से बहमनी साम्राज्य जो यहाँ था, बहमनी साम्राज्य मध्यकालीन भारत में, तो वो टूटना शुरू हो जाता है। तो लगभग जैसे में 1490 ईस्वी में अहमदनगर स्वतंत्र हो जाता है, गोलकुंडा 1518 ईस्वी में स्वतंत्र हो जाता है। इसी तरह से बीदर है जो 1528 ईस्वी में स्वतंत्र हो जाता है। तो बहुत सारा राज्य है जो छोटा छोटा जो नगर था वो स्वतंत्र होना शुरू हो जाता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि ये सब जो छोटे छोटे राज्य हैं ये सभी को मिला के दक्कन सल्तनत बोल दिया जाता है दोस्त। तो दक्कन सल्तनत इसी को बोला जाता है। और इससे पहले समझिए बहमनी साम्राज्य था। बहमनी साम्राज्य के बाद छोटे छोटे दक्कन सल्तनत बने, और दक्कन सल्तनत के बाद इसके बाद अब डायरेक्ट कहाँ जाएंगे ये लोग जाएंगे मराठा में के अंदर अधीन होंगे या तो मुगल के अधीन होंगे आगे भविष्य में। तो इस तरह से दोस्त ये ऊपर का इतिहास था बहमनी साम्राज्य का। और उसके जस्ट नीचे यहाँ विजयनगर का साम्राज्य चल रहा था। और विजयनगर एक हिंदू राजा यहाँ शासन कर रहा था विजयनगर में। तो इसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे। तो इधर बहमनी साम्राज्य था, इधर विजयनगर साम्राज्य था। लेकिन बहमनी साम्राज्य जब टूट जाता है तो उसके बाद छोटे छोटे नगर मिल के बहुत सारे सल्तनत बनाता है। तो उसको दक्कन सल्तनत बोल देते हैं दोस्त, और दक्कन सल्तनत बोल देते हैं। और ये दोनों के बीच भी लड़ाई झगड़ा होता रहता है। ये दोस्त बाउंड्री है समझिए दोनों के बीच। एक कृष्णा नदी है, इधर तुंगभद्रा नदी है। तो ये समझिए बॉर्डर था विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच। तो ये दोनों आपस में झगड़ा करते रहते हैं। काहे कि साम्राज्य विस्तार का उस समय भी ये लोग सोचते थे कि हम इधर चले जाएं, ये लोग सोचते थे उधर चले जाएं। तो साम्राज्य अपना अपना विस्तार करना चाह रहा था, तो इसलिए दोनों के बीच झड़प भी होते रहता था। तो 23 जनवरी 1565 ईस्वी का दोस्त, 23 जनवरी 1565 ईस्वी को तालीकोटा का युद्ध होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण युद्ध, निर्णायक युद्ध था। समझिए कि इसके बाद ये समझिए कि दक्कन सल्तनत के लिए बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था। तो 23 जनवरी 1565 ईस्वी को तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का हार हो जाता है। और विजयनगर साम्राज्य का हार हो जाता है, विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है समझिए तालीकोटा का युद्ध के बाद ही। तो इसीलिए यहाँ तालीकोटा का युद्ध हमको पढ़ना है। तो तालीकोटा का युद्ध में विजयनगर का समझिए कि हार हो जाता है। विजयनगर और दक्कन सल्तनत के बीच हुआ था। विजयनगर सोच ही रहा था कि हम दक्कन सल्तनत पर हमला करेंगे, लेकिन दक्कन सल्तनत को पता चल जाता है कि विजयनगर प्लान कर रहा है हमारे ऊपर हमला करने का। तो दक्कन सल्तनत क्या होता है कि ये जो छोटे छोटे सल्तनत के रूप में बिखरा हुआ है, ये सब एकजुट होता है। और एकजुट होकर के ये सब मुसलमान शासक थे, सब एकजुट होते हैं और विजयनगर साम्राज्य पर एकाएक हमला कर देता है। तो वही हमला को तालीकोटा का युद्ध बोलते हैं। और विजयनगर साम्राज्य में समझिए कि उस समय वहाँ के राजा तालीकोटा के युद्ध के समय सदाशिवराव था। तो सदाशिवराव जो वहाँ के राजा था, और उसके बाद उस समझिए कि सदाशिवराव कठपुतली राजा था। मुख्य रूप से समझिए शक्ति को एंजॉय नहीं कर रहा था। मुख्य रूप से समझिए उसमें उसका शक्ति, उसका मंत्री एक राम राय था जो उसका शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था सदाशिवराव का। तो इस तरह से
विजयनगर साम्राज्य का हार हो जाता है इस युद्ध में और दक्कन सल्तनत का जीत हो जाता है। जब विजयनगर साम्राज्य का हार होगा तो ये समझिए तालीकोटा का इतना निर्णायक युद्ध था कि विजयनगर का यहाँ से पतन हो जाता है। जो हैयर और बुक्का नाम का भाई विजयनगर साम्राज्य को 1336 ईस्वी में बनाया था, उसके बाद में एक पर एक वंश आके शासन कर रहे थे। जैसे में आप मध्यकालीन भारत का इतिहास जब पढ़ेंगे तो संगम वंश पढ़ेंगे, उसके बाद सलुवा वंश, तुलुवा वंश में ही हम लोग कृष्ण देवराय जैसे महत्वपूर्ण राजा के बारे में जानेंगे, और उसके बाद अरेवादु वंश। तो इस तरह से बहुत सारा वंश बन के शासन कर रहा था विजयनगर में। वो 1565 के तालीकोटा का युद्ध में विजयनगर का पूरा समझिए कि साम्राज्य खत्म हो जाता है। और उसका परिणाम होता है दोस्त, जैसे विजयनगर के अंदर भी छोटे छोटे राज होंगे। आपको बताया था कि जब मुख्य जो बड़ा वाला साम्राज्य है जो कमजोर पड़ेगा तो उसके अंदर जो छोटे छोटे राज होंगे वो भी स्वतंत्र होना शुरू होगा। तो उसी में से दोस्त मैसूर अलग निकलता है, बेलोर नाम का भी राज रहता है। तो इस तरह से इसके अंदर भी छोटे छोटे राज था जो स्वतंत्र होना शुरू होता है। तो आपको देखिए कि इसी के राज के विजयनगर साम्राज्य के जब पतन होता है 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध में, तो उसी में से मैसूर समझिए बाहर निकलता है। तो मैसूर विजयनगर साम्राज्य से बाहर निकला था। तो इस तरह से हमको मैसूर के बारे में पढ़ना था, इसीलिए मैसूर के बारे में इतना डिटेल्स थोड़ा सा पढ़े कि मैसूर कहाँ से निकला आखिरकार। तो इस तरह से विजयनगर साम्राज्य से निकला तालीकोटा के युद्ध में। तो हम लोग ये सब पूरा टॉपिक है दोस्त, एक कंप्लीट टॉपिक है मध्यकालीन भारत में। जब हम लोग दिल्ली सल्तनत उत्तर में पढ़ेंगे और मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ दक्षिण भारत में पढ़ेंगे बहमनी, और उसके बाद बहमनी के बाद दक्कन सल्तनत पढ़ेंगे और विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे। तो ये सब मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे। लेकिन हमको यहाँ काम था मैसूर का, तब मैसूर के बारे में पता चल गया कि तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद मैसूर निकला। तब मैसूर के बारे में देखते हैं क्या हुआ। मैसूर जब अलग राज्य बन गया, स्वतंत्र हो गया, समझिए विजयनगर साम्राज्य से अलग हो गया, तो वहाँ वाडियार वंश का शासन स्थापित होता है दोस्त। वाडियार वंश का शासन स्थापित होता है, ये भी हिंदू शासक था और वाडियार वंश का शासन का स्थापना करता है। और वही वाडियार वंश में एक पर एक राजा आते जाता है और उसका ही एक बहुत बाद का राजा रहता है चिक्का कृष्ण राज द्वितीय। और चिक्का कृष्ण राज द्वितीय का शासनकाल रहता है दोस्त 1734 से 1766 ईस्वी तक। अब ये 1734 से 66 तक शासन करता है, लेकिन इसके अंदर दो सेनापति रहता है इसका, एक नंज राज रहता है और एक देवराज रहता है। तो बात वही था कि राजा ये था चिक्का कृष्ण राज द्वितीय, लेकिन मुख्य रूप से शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था नंजराज देवराज। तो इसका सेनापति मुख्य रूप से शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था। और नंजराज जो सेनापति था ना दोस्त, उसी के अंदर एक व्यक्ति सैनिक के रूप में नियुक्त होता है हैदर अली। काहे कि जब हम लोग मैसूर पढ़ रहे हैं तो मैसूर में दो व्यक्ति के बारे में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिसके बारे में पढ़ना है। वही दो व्यक्ति है, मैसूर का राजा था जिसके बाद अंग्रेज समझिए कि उससे डायरेक्ट छीन लेता है मैसूर को। वो था हैदर अली और टीपू सुल्तान। हैदर अली और टीपू सुल्तान से ही अंग्रेज युद्ध लड़ता है जिसको बोलते हैं हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध। तो 4 गो आंग्ल मैसूर हो जाता है। तो इसलिए हम लोग हैदर अली टीपू सुल्तान पर आ रहे हैं धीरे धीरे। तो देखिए कि नंजराज जो सेनापति था चिक्का कृष्ण राज का, उसी के सेना में हैदर अली एक सैनिक के रूप में नियुक्त होता है। हैदर अली बहुत सामान्य परिवार, गरीब परिवार से था और ये सैनिक के रूप में अपना समझिए कि शामिल होता है नंजराज में और काम करना शुरू करता है अपना राजा के लिए, अपना शासक के लिए। तो इस तरह से अपने आप को काम करना शुरू करता है। तो थोड़ा हैदर अली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात देख लेते हैं कि हैदर अली का क्या विचार था, हैदर अली का क्या योगदान है मैसूर में, तो उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। उसके बाद में टीपू सुल्तान के बारे में देख लेंगे उसका योगदान। तो देखिए इधर हैदर अली है। हैदर अली का जन्म दोस्त 1721 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1782 ईस्वी में होता है। जन्म इसका 1721 ईस्वी में हुआ था और बहुत सामान्य परिवार में इसका जन्म हुआ था। प्रतिभाशाली सेना नायक एवं चालाक राजनीतिज्ञ था दोस्त। ये था अशिक्षित। हैदर अली के बारे में बोला जाता था कि ये पढ़ा लिखा इंसान नहीं था, लेकिन फिर भी ये सेना नायक समझिए कि ये युद्ध लड़ने का टैक्टिक्स बहुत बार टैक्टिक्स के बहुत ज़्यादा जानता था। जो युद्ध का स्ट्रेटेजी है समझिए युद्ध लड़ने का, ये बहुत अच्छे तरीके से ही कर पाता था और बहुत ज़्यादा समझिए कि क्लेवर समझिए चालाक राजनीतिज्ञ था। तो इस तरह का इसको अंदर बहुत सारा गुण भरा हुआ था हैदर अली के अंदर, पढ़ा लिखा नहीं होने के बावजूद भी। और बहुत ज़्यादा मेहनती था, बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, समझिए कि काम करते रहता था। अपना सैनिक में भर्ती हुआ था तो सैनिक के रूप में ही बहुत अच्छा काम करता था। तो इस तरह से दोस्त ये प्रतिभाशाली सेना नायक था, चालाक राजनीतिज्ञ था
और इसीलिए देखिए कोई जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति के अंदर ही मैंने अच्छा सारा पॉलिटिशियन बनने का नेतृत्व होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसीलिए आज की राजनीति में भी देखिए कि बहुत सारे जो राजनीतिक है, हम लोग ऐसे चर्चा करते हैं आपस में कि कोई एक एलिजिबिलिटी फिक्स कर देना चाहिए कि MP विधायक बनने के लिए कोई एलिजिबिलिटी होना चाहिए, लेकिन वो अच्छा बात है, लेकिन फिर भी देखिए कि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही एक अच्छा पॉलिटिशियन हो सकता है। नहीं पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उसके अंदर भी अच्छा इंटेलिजेंस हो सकता है, अच्छा वो राजनीतिज्ञ हो सकता है। तो इंटेलिजेंस दोस्त एजुकेशन से अलग होता है वो थोड़ा, ठीक। तो इस तरह से देखिए प्रतिभाशाली सेना नायक था और चालाक राजनीतिज्ञ था। और उसके बाद इसी को देखिए हैदर अली जब सैनिक में भर्ती होता है ना, तो वो अपना समझिए कि प्रयास करता है अपना सेना को आधुनिक बनाने के लिए, क्योंकि हैदर अली सब चीज देख रहा होता है कि हमारा जो राज है 1750 ईस्वी 1760 ईस्वी के आसपास, और इसको चुनौती मिलते रहता है दोस्त 3 जगह 4 जगह से। देखिए कहाँ कहाँ से इसको चुनौती मिलते रहता है मैसूर को। मैसूर जो आपको बताया कि मैसूर यहाँ राज है, और इसके मैसूर के जस्ट ऊपर में समझिए कि मराठा का पूरा शासन चल रहा होता है, और इसके समझिए इधर में समझिए कि निजाम का, हैदराबाद का शासन निजाम का चल रहा होता है, और उसके बाद यहाँ मराठा का। और आपको पता होगा कि यहाँ मद्रास जो प्रांत था यहाँ पे अंग्रेज था। तो जब भी समझिए कि ये लोग मराठा था तो मराठा भी अपना साम्राज्य विस्तार करने की कोशिश करता था, तो वो मैसूर पर हमला कर देता था। निजाम की तरफ से भी कभी कभी लड़ाई हो जाता था। आपको पता होगा कि जब कोई राज्य का बाउंड्री टच कर रहा है किसी देश का बाउंड्री किसी दूसरे देश से, तो दोनों के बीच में झगड़ा होगा ही। तो इस तरह से मराठा को मैसूर से डर लगा रहता था, मैसूर को डर लगा रहा था कि मराठा कभी हमला कर दे हमारे ऊपर। निजाम भी हमला कर देता था कभी कभी, और अंग्रेज से तो डर था ही दोस्त। अंग्रेज देखिए कि 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ेगा आगे चल के, और उसके बाद में किस तरह से कर्नाटक का युद्ध लड़ रहा था फ्रांस से, फ्रांस को साइड कर रहा था। तो सबको पता चल रहा था कि अंग्रेज हो सकता है भविष्य में अंग्रेज हमारे ऊपर भी हमला कर दे। तो ये लोग सोचता है कि हम अपना सेना को यूरोपीय पद्धति पर क्यों ना ट्रेनिंग दें, कि अगर भविष्य में अंग्रेज हमारे ऊपर हमला भी करे तो हमारा सेना उससे लड़ने में सक्षम हो। तो इसीलिए 1755 ईस्वी में दोस्त फ्रांस की मदद से डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण करवाता है हैदर अली। ये मुख्य योगदान है इसका हैदर अली का। कभी कभी पूछ सकता है कि 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण कौन करवाया था? तो हैदर अली करवाया था। किसके सहायता से करवाया था? फ्रांस के सहायता से करवाया था, क्योंकि इसको पता था अंग्रेज तो सहायता करेगा नहीं इसको आधुनिक शस्त्रागार बनाने में। तो फ्रांस ही सहायता करता था, क्योंकि फ्रांस ही परेशान था। फ्रांस को पता था कि हमको अंग्रेज से लड़ना है, तो अंग्रेज से लड़ रहे हैं और प्लस में यहाँ की राजनीति में इंटरफेयर करना है। तो फ्रांस को एक राज्य मिल गया मैसूर, और हैदर अली को सपोर्ट कर रहा था। बोला ठीक है आधुनिक शस्त्रागार तू ही बना लो, तू भी अपना सेना मजबूत बना लो, तू भी अंग्रेज से लड़ना, हम भी अंग्रेज से लड़ रहे हैं। तो इस तरह से फ्रांस मदद करता है डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार बनाने में। और उसके बाद में समझिए कि 1761 ईस्वी आते आते समझिए इसके 6 साल के बाद डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार बनवाने के बाद नंजराज को सत्ता से अलग कर राज पर अधिकार कर लेता है दोस्त। आप खुद देखिए कि जब इतना बड़ा बड़ा डिसीजन ले रहा है हैदर अली कि डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार बनवा रहा है, फ्रांस से बात कर रहा है, और तो इस तरह से बताइए कि उसको अपना देश के बारे में चिंता है, मैसूर के बारे में, और उसको मॉडर्न तरीका से डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, तो उस तरह से खुद सोचता है कि अब नंजराज का क्या काम है, जिसके अंदर हम सैनिक के रूप में भर्ती हुए थे, उसका क्या काम है? जब ये सब सारा काम हम कर रहे हैं तो इसको साइड कर देते हैं, यहाँ का राजा हम ही बन जाते हैं। तो 1761 ईस्वी में नंजराज को सत्ता से अलग करके और हैदर अली खुद मैसूर का राजा बन जाता है दोस्त। तो समझिए 1761 से समझिए वहाँ राजा बन जाता है, और उसके बाद में वो समझिए बहुत सारा नीति अपनाता है, प्रसार का नीति भी अपनाता है, प्रशासन में सुधार करने का नीति अपनाता है, राजस्व में सुधार करने का नीति अपनाता है। क्योंकि हैदर अली जब 1761 ईस्वी में राजा बना था, उससे पहले मैसूर का स्थिति बहुत खराब था। समझिए कि मैसूर एक कमजोर राज्य के गिनती में आता था, लेकिन हैदर अली और टीपू सुल्तान देखिएगा कि ये दोनों मिलकर इतना बदलाव करेगा मैसूर के अंदर कि जब अंग्रेज इस पर कब्जा करेगा उसमें समझिए कि मैसूर एक टक्कर देने वाला अंग्रेज को राज के रूप में आ जाता है, यानी मजबूत राज के रूप में गिनती में होने लगता है मैसूर का। लेकिन नंजराज हैदर अली से पहले कमजोर राज के रूप में गिनती होता है। तो देखिए ये क्या करता है, सबसे पहले जब हैदर अली आता है ना राजा बन के, तो ये सोचता है कि इधर देखिए दोस्त, यहाँ जब मैसूर राज था, ये इस इलाका को आज भी हम लोग मालावर तट बोलते हैं। अब मालावर तट बोलते हैं इसको। हैदर अली को ये दिमाग रहता है कि हमको फ्रांस से मदद चाहिए, तो फ्रांस से मदद चाहिए तो हमको फ्रांस से कोई भी व्यापारी होगा तो व्यापार से करके जहाज से कोई भी सामान आएगा तो समुद्र तट पर भी आएगा, बंदरगाह पर ही आएगा। आपको पता होगा पुर्तगाल का कहानी याद करिए कि बंदरगाह का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उसने जो
फितौरिया सिस्टम, कागज पत्ती लगा के बंदरगाह पर पूरा कब्जा कर लिया था। तो इस तरह से बंदरगाह का बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। तो इसीलिए हैदर अली सबसे पहले सोचता है कि हम बंदरगाह पर कब्जा करेंगे, बंदरगाह पर अधिकार मेरा होना चाहिए। तो उसी को मालाबार को जीतता है। मालाबार को इसीलिए जीतता है क्योंकि सोचता है हैदर अली मेरा पहुंच बन जाएगा, पश्चिमी जो मालाबार तट तक पहुंच बन जाएगा। कोई भी शिप बाहर से आएगा, फ्रांस से आएगा, उसमें हो सकता है कोई व्यापारिक सामान, बंदूक, आधुनिक राइफल लेके आएगा, तो उस सब हमारा ये जो बंदरगाह पर उतरेगा तो यहाँ अगर मेरा अधिकार रहेगा तो यहाँ से आराम से सामान मैसूर में हम लेके आ सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि यहाँ अंग्रेज का अधिकार रहेगा तो इसको कुछ भी फ्रांस से सामान लाने नहीं देगा, आधुनिक हथियार वगैरह कुछ भी नहीं, गोला बारूद बनाने वाला सामान है जो कुछ नहीं लाने देगा इसको। तो इस तरह से ये दिमाग लगा के मालाबार तट को जीत लेता है। और उसके बाद में देखिए ये अपना जो राज है उसमें मुगल शासन प्रणाली को लागू करता है और राजस्व व्यवस्था को लागू करता है। आपको पता होगा उसमें इससे पहले बहुत सारा मुगल शासन प्रणाली चल रहा था, तो वो स्टैंडर्ड माना जाता था और राजस्व व्यवस्था था। तो इसको सोचता है कि और ज़्यादा क्या मैं इसमें दिमाग लगाना है, अगर वो अच्छा व्यवस्था था ही, मुगल साम्राज्य इतना दिनों से चला आ रहा है, तो उसी को जस्ट अपना राज्य में इंप्लीमेंट कर देता है। उसके बारे में सोचता है, देखता है, उसके बाद में उसको अपना राज्य में लागू कर देता है। तो मुगल का शासन प्रणाली लागू करता है, राजस्व व्यवस्था भी लागू कर देता है। तो राजस्व व्यवस्था लागू करना जरूरी है क्योंकि जब सरकार चला रहा है उसको पैसा की भी जरूरत है, तो कर वसूलेगा किसान से भी, व्यापारी से भी। तो इस तरह से राजस्व व्यवस्था लागू करता है। एक धर्म के बारे में बोला जाता है दोस्त कि धार्मिक सहिष्णुता का नीति अपनाता है। हैदर अली को मुसलमान था ही खुद, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति उसका नीति बहुत उदार था, उदारवादी टाइप का था। ऐसा नहीं था कि दूसरे धर्म के लोग थे तो उससे एकदम मैंने नफरत करना है, उसको अपने राज्य में रखना ही नहीं है प्रशासन चलाने में। आपको पता होगा कि जब हैदर अली का पहला दीवान जो रहता है हिंदू ही रहता है, उसके बाद उसके प्रशासन में बहुत सारे अनेक हिंदू अधिकारी काम करते हैं। तो इस तरह से धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाता है। इसको समझिए कि आपको पता है कि जो व्यक्ति धार्मिक सहिष्णुता का नीति नहीं अपनाया था पीछे औरंगजेब, तो बताइए कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया कि मुगल साम्राज्य का ही पतन हो गया। तो इस तरह से वो कारण बन गया। तो इस तरह से धार्मिक सहिष्णुता का नीति अच्छा था। इसको पता था हमारे साम्राज्य में बहुत सारे धर्म के लोग रह रहे हैं, बहुत सारे धर्म के लोग बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, तो उसको हमको साथ लेके चलना है, तभी हम राज्य को आगे बढ़ा पाएंगे। तो इस तरह से धार्मिक सहिष्णुता का नीति अपनाता है। आपको पता है कि जब इतना सारा ये सुधार कर रहा है अपने राज्य के अंदर में, तो ये अंग्रेज भी बैठा बैठा देख तो नहीं रहेगा। तो वो अंग्रेज और हैदर अली के बीच भी युद्ध होता है, वो सबको एक साथ हम लोग पढ़ेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो इस तरह से 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर जो युद्ध हो रहा होता है, हैदर अली उसमें लड़ाई करता है। 1780 से 84 के बीच जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, तो उसमें एक 1782 में पोर्टो नोवा नामक जगह है, वहां पे युद्ध होता है। तो पोर्टो नोवा का युद्ध में घायल हो जाता है हैदर अली, और उसी युद्ध में समझिए कि इसका मृत्यु हो जाता है हैदर अली का। तो उसके बाद से समझिए सत्ता संभालेगा उसका बेटा रहता है टीपू सुल्तान। तो 1782 ईस्वी में हैदर अली का मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, पोर्टो नोवा का युद्ध में हो गया था दोस्त। अगर युद्ध का नाम भी अगर पूछ दिया जाए कि किस युद्ध में हैदर अली का मृत्यु हुआ था, तो पोर्टो नोवा का युद्ध याद रखिएगा। जब हैदर अली का मृत्यु होता है तो टीपू सुल्तान आ जाता है गद्दी पर, और टीपू सुल्तान वो युद्ध को जारी करता है, कहा कि युद्ध बंद नहीं हो गया था, युद्ध चलते रहता है। और टीपू सुल्तान का जन्म दोस्त 1750 ईस्वी में नवंबर में हुआ था, और इसका मृत्यु भी 1799 में एक युद्ध में ही हो जाएगा। क्योंकि समझिए कि यही दोनों व्यक्ति मुख्य रूप से है जो मैसूर के लिए अपना लड़ाई लड़ेगा अंग्रेज से। अंग्रेज यही दोनों व्यक्ति को समझिए आगे चलकर, शुरू में अंग्रेज हारेगा, संधि करेगा, फिर जीतेगा, और इस तरह से मैसूर को अपने अधीन कर लेगा अंग्रेज। तो इस तरह से देखिए टीपू सुल्तान के बारे में 2-4-5 पॉइंट देख लेते हैं कि टीपू सुल्तान का कैसा विचारधारा था, टीपू सुल्तान किस तरह से अपने प्रशासन में काम करता था। तो देखिए टीपू सुल्तान दोस्त एक जटिल विचारधारा वाला व्यक्ति था, और वो नए विचार को ढूंढ निकालने वाला था। मैंने वो हमेशा अपना साम्राज्य को सोचता था कि मैं इस राज्य का राजा बना हूं, तो क्या मैं कर सकता हूं नया अपने राज्य के लिए कि मेरा राज्य और ज्यादा अच्छा हो सके, व्यापार में अच्छा हो सके, कृषि सुधार हो सके, मेरे यहाँ का किसान अच्छा हो सके, और दूसरे देश से रिश्ता अच्छा बना लेंगे। तो बहुत सारा संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है। तो और उसके बाद में ये नेवी में भी दोस्त बोला जाता है टीपू सुल्तान के बारे में, बताइए नया विचार ही ढूंढते रहता था, तो इसको दिमाग में आइडिया आते रहता है। तो 1796 के आसपास एक काम करता है, ये 2 नौका घाट बनवाता है, 2 बंदरगाह बनवाता है। ये जो मालाबार तट पर इसको पापा इसका जो जीत के गया था ये मालाबार तट, तो यहाँ पे 2 नौका घाट बनवाता है, और एक शिप को डिजाइन करता है, एक जहाज को डिजाइन करता है, वो खुद डिजाइन करता है टीपू सुल्तान कि इस तरह का जहाज मेरा बनेगा।
तो इसलिए इसको टीपू सुल्तान को बोला जाता है नए विचार को ढूंढ निकालने वाला। उसके बाद देखिए ये अपना राज्य में नया कैलेंडर जारी करवाता है, सिक्का ढलाई का नया प्रणाली शुरू करता है। उसके बाद माप तौल का एक स्टैंडर्डाइजेशन लगाता है। देखिए अगर कोई भी अर्थव्यवस्था में माप तौल का ये जो नया पैमाना जो शुरू करता है ना, माप तौल का नया पैमाना आज के जमाना में भी शुरू होता है। क्योंकि आप अगर मान लिया जाए कि भारत पूरा देश है, अब भारत में बहुत सारे राज्य हैं, 1 किलो का अगर मान लिया जाए बाट है कोई, तो माप तौल में देखिए कि अगर 1 किलो का बाट है, अगर कोई समझिए उत्तर प्रदेश में 1 किलो का बाट सेम होगा और एक तमिलनाडु में भी 1 किलो का बाट सेम होगा, तो व्यापार में बहुत मायने रखता है कि माप तौल स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में 1 किलो दूसर हो जा रहा है और मध्य प्रदेश में दूसर हो जा रहा है, बिहार में दूसर हो जा रहा है, तमिलनाडु में दूसर हो जा रहा है। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन नहीं आएगा, माने एकता नहीं आएगा। तो इसलिए माप तौल के नए पैमानों को शुरू करता है, तो स्टैंडर्ड लाने की कोशिश करता है, एक व्यवस्था लाने की कोशिश करता है। उसके बारे में एक और पॉइंट बोला जाता है टीपू सुल्तान के बारे में, श्रीरंगपट्टनम जो इसका राजधानी था, मैसूर का राजधानी था श्रीरंगपट्टनम, टीपू सुल्तान वहां पे स्वतंत्रता का वृक्ष लगाता है, स्वतंत्रता का वृक्ष। ये बहुत ज्यादा प्रभावित था फ्रांस की क्रांति से। आपको पता है कि शुरू से ही समझिए डिंडुगुल में फ्रांस इसको मदद किया था, उसके बाद से फ्रांस इसको लगातार मदद करते रहता है। 1760 ईस्वी में फ्रांस का हार भी हो जाता है वांडीवास का युद्ध में, फिर भी इनडायरेक्ट रूप से व्यापार करने का तो अधिकार रहता ही है फ्रांस को, तो व्यापार के थ्रू ही इसको मदद करते रहता है। बहुत सारा तकनीक इसको सिखा देता है, युद्ध का तकनीक सिखाते रहता है। युद्ध का तकनीक सिखाने में क्या है, थोड़े अंग्रेज जान जाएगा कि फ्रांस क्या बोल रहा है, टीपू सुल्तान को क्या बात हो रहा है वो दोनों के बीच, तो इस तरह से व्यापार क्या हो रहा है। तो कुछ आधुनिक हथियार का भी व्यापार कर देता था फ्रांस टीपू सुल्तान से। तो व्यापार करने पर तो रोक लगाया नहीं था अंग्रेज, केवल और केवल उसको साम्राज्य विस्तार करने पर रोक लगाया था 1760 ईस्वी में। तो टीपू सुल्तान का समझिए कि फ्रांस से अच्छा खासा दोस्ती चलते रहता है, तो फ्रांस के क्रांति से वो बहुत ज्यादा प्रभावित रहता है। इसी को देखते हुए श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाता है दोस्त। और उसके बाद में देखिए 1797 ईस्वी में 1797 ईस्वी में जैकोबिन क्लब की स्थापना करवाता है। फ्रांस सोचता है कि जैकोबिन क्लब का एक स्थापना हो जाए यहाँ मैसूर में, तो ये मदद करता है, सोचता है कि मेरा ही राज्य में जैकोबिन क्लब का स्थापना हो रहा है, और उसका स्थापना भी करवाता है, उसका सदस्य भी बन जाता है। जैकोबिन क्लब के बारे में बताते हैं दोस्त। जैकोबिन क्लब था एक बहुत बड़ा दार्शनिक का ग्रुप। बहुत जो दार्शनिक जो होते हैं ना, वो समझिए कि सब विषय का उनको नॉलेज होता है, सब क्षेत्र में वो एक्सपर्ट होते हैं दार्शनिक लोग। तो समझिए कि दार्शनिक लोग का जहां ग्रुप होगा, फिलोसफर का जहां ग्रुप होगा, फिलोसफी शब्द को आपको बोला जाता है मदर ऑफ ऑल साइंस, तो समझ जाइए कि कितना टैलेंटेड लोग का वो ग्रुप होगा। तो टीपू सुल्तान को भी पता चलता है कि हम इस ग्रुप, मान लिया इसको ग्रुप को बना लेंगे तो हमारे फायदा करेगा आगे चल के, और इस ग्रुप का मेंबर भी बन जाएंगे। और टीपू सुल्तान ऐसे पढ़ा लिखा इंसान था, पढ़ा लिखा था ही, लेकिन फिर भी इसको इंटरेस्ट रहता है कि बहुत सारे दार्शनिक लोग जो चर्चा करेंगे उसमें बात सुनेंगे हम, तो कुछ उसमें से इंपॉर्टेंट बात होगा तो हम अपने राज्य में लागू करेंगे। इसीलिए जैकोबिन क्लब का स्थापना भी करवा देता है और उसका सदस्यता भी ग्रहण कर लेता है। तो इस तरह से 1797 ईस्वी में जैकोबिन क्लब का स्थापना करवाया। उसके बाद जो मराठा द्वारा जो नष्ट कर दिया, टीपू सुल्तान के बारे में कभी कभी बोला, बात निकलता है, डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, तो बोल दिया जाता है कि टीपू सुल्तान बहुत ज्यादा दूसरे धर्म के प्रति सहिष्णु नहीं था, माने कट्टर था, धार्मिक कट्टरता का बात बोला जाता है टीपू सुल्तान के बारे में। लेकिन अगर इसके बारे में देखा जाए, बहुत इतिहासकार लिखते हैं कि मराठा जो नष्ट कर दिया था ना, एक श्रृंगेरी मंदिर था इसका राज्य में, श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी का मूर्ति था, उसको मराठा 1791 ईस्वी में नष्ट कर दिया था लूटपाट में। और उसको ये बनवाने के लिए टीपू सुल्तान पैसा देता है, निर्माण कार्य करने के लिए, शारदा देवी का मूर्ति को बनवाने के लिए, तो उसको बनवाने के लिए पैसा देता है। तो इससे दोस्त पता चलता है कि अगर ऐसा रहता कि ये ज्यादा दूसरे धर्म के प्रति सहिष्णु नहीं रहता, तो ये हिंदू धर्म के मंदिर को अगर मराठा ही तोड़ दिया था, तोड़ फोड़ कर दिया था, तो इसको फिर से शारदा देवी की मूर्ति को बनवाने के लिए पैसा देने की क्या जरूरत है, ये नहीं भी दे सकता था। आपको पता होगा बहुत सारे मुसलमान शासन किए, भारत में आक्रमण किए, तो हिंदू देवी देवता के मंदिर को भी लूटपाट किए थे, वो बनवा थोड़े रहे थे, लेकिन ये टीपू सुल्तान उसको बनवाने के भी लिए पैसा देता है। टीपू सुल्तान के बारे में एक चीज आप ध्यान रख सकते हैं कि धार्मिक रूप से कट्टरता था इसके अंदर, जो रूढ़िवादी धार्मिक रूप से था, मैंने ये अपने मुसलमान धर्म अपनाता था, इस्लाम धर्म को फॉलो करता था, तो अच्छे से समझिए नमाज पढ़ना, मैंने इस्लाम धर्म का हर रूल को ही फॉलो करता था, लेकिन दूसरे धर्म के प्रति भी सहिष्णु था थोड़ा, ऐसा नहीं था कि पूरा दूसरे धर्म के प्रति कट्टर था ही, ऐसा कुछ नहीं था। तो इस तरह से पता चल जाता है मराठा द्वारा नष्ट की गई देवी शारदा की मूर्ति को निर्माण के लिए धन को देता है। उसके बाद में इसका एक आत्मकथा है दोस्त, तारीख है खुदाई।
तारीख खुदाई इसका आत्मकथा है, उससे बहुत सारा चीज़ पता चलता है। जैसे मैं इसको जो रॉकेट साइंस में भी इंटरेस्ट था उस जमाने में, समझ रहे हैं, रॉकेट साइंस में इंटरेस्ट था इसको। और उसके बाद में एक चीज़ और बोला जाता है इसके बारे में, टीपू सुल्तान के बारे में, जो पॉलीगार हुआ करते थे ना मैसूर में, जैसे वाडियार वंश का जब शासन चल रहा था उसी जमाने से वहाँ पॉलीगार होता था। पॉलीगार क्या होता था दोस्त, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए पॉलीगार जो है, पॉलीगार एक ग्रुप था जो समझिए कि इसके पास बहुत सारा जमीन रहता था वहां, और ये एक अपना सैनिक संभालते थे। समझिए कि पॉलीगार एक ग्रुप था जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन का टुकड़ा रहता था और वो जमीन से राजस्व वसूल करता था वो, और वो अपना एक सैनिक रखता था। पॉलीगार, बहुत सारा पॉलीगार था वाडियार वंश के समय से। तो टीपू सुल्तान और हैदर अली भी इसको कम करने में मदद करता है। हैदर अली भी पॉलीगार को, पावर को कम करने की कोशिश करता है। सोचता है कि हैदर अली सोचता है कि पूरा मैसूर का राजा तो हम है, तो तुम पॉलीगार जो बीच में बिचवान बना हुआ है, बहुत सारा जमीन लेके या तुम अपना एक सैनिक अलग बना के रखा है, तो हो सकता है भविष्य में तू विद्रोह कर देगा मेरे खिलाफ, हैदर अली के खिलाफ, और तुम कुछ भी कर सकता है। इसलिए पॉलीगार का शक्ति को कम करते जाता है और सोचता है कि किसान को फ्री किया जाए, इसको से किसान को अलग कर दिया जाए और किसान को बहुत ज्यादा, किसान को सुधार होगा, इससे जमीन पर अधिकार मिल जाएगा किसान को, तो अच्छे से खेती वगैरह करेगा। तो उसी को बोला जाता है कि टीपू सुल्तान समझिए पॉलीगार को कम, शक्ति को कम करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। टीपू सुल्तान पॉलीगार को बहुत हद तक कम कर देता है और किसान को बीच, जो किसान और सरकार के बीच जो बिचवान का काम कर रहा था पॉलीगार, और अपना एक सैनिक भी रख रहा था, वो जमीन के टुकड़ा से राजस्व वसूलता था, सैनिक भी मेंटेन करता था एक पॉलीगार। तो पॉलीगार को कम करता है और किसान को फ्री करता है। तो इस तरह से टीपू सुल्तान में किसान को बहुत ज्यादा फायदा होता है, किसान में सुधार होता है, कृषि सुधार होता है, बहुत सारा व्यापार भी सुधार होता है। आपको पता होगा कि उस समय का अगर समकालीन देखिएगा कि बहुत सारा राज था, मैसूर के समकालीन में बहुत सारा राज था, मराठा था, हैदराबाद था, ये सब समझिए आधुनिक तत्व था व्यापार, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा था बहुत ज्यादा। लेकिन समझिए उस जमाना में टीपू सुल्तान इतना सोच रहा था कि नहीं, एक अच्छा व्यापार होना चाहिए, अच्छा राज्य को मेंटेन करने के लिए अच्छा व्यापार होना चाहिए, अच्छा कृषि में सुधार होना चाहिए। और यहाँ तक दोस्त बोला जाता है कि टीपू सुल्तान के जो राज्य था उसके अंदर जो किसान थे उसका स्थिति के बारे में ऐसा बोला जाता है कि जब अंग्रेज जब कब्जा कर लेता है मैसूर पर 1799 ईस्वी में, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को हराकर, तब बोला जाता है कि जो मैसूर का किसान का जो स्थिति था ना, वो जो मद्रास प्रांत जहां अंग्रेज शासन कर रहा था पहले से, उसका किसान के स्थिति से बहुत गुना ज्यादा बेहतर था। समझिए कि बहुत ज्यादा अच्छा बेहतर था इसका, मैसूर का किसान का स्थिति। तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि अंग्रेज जो शासन कर रहा था वो किसान का स्थिति बहुत खराब करके रखा था, दयनीय करके रखा था। लेकिन टीपू सुल्तान के समय में टैक्स ये भी लेता था किसान से, लेकिन समझिए किसान का स्थिति टीपू सुल्तान के समय बहुत अच्छा था। तो ये सब देखे। और उसके बाद में टीपू सुल्तान के बारे में एक कोट है दोस्त, बोला जाता है कि पूरा जिंदगी भेड़ की तरह जीने से अच्छा है एक दिन जिंदगी माने शेर की तरह जीना चाहिए। तो इस तरह का ये स्टेटमेंट यूज करता था। टीपू सुल्तान किसी के सामने हार मानने वाला व्यक्ति था नहीं, ये अपने एटीट्यूड वाला व्यक्ति था, ये भी साहसी था बहुत ज्यादा। तो इस तरह से इस 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मृत्यु हो जाता है इसका दोस्त। इसके बारे में समझिए कि 1799 ईस्वी मृत्यु युद्ध में ही मृत्यु हो जाता है, लड़ते लड़ते मारा जाता है अपना राजधानी के पास, क्योंकि ये बहुत ज्यादा था। इसका कोटे था कि हम भेड़ की तरह पूरा जिंदगी नहीं जी सकते हैं, शेर की तरह एक दिन जिंदगी बहुत बेस्ट है। तो इस तरह का युद्ध मैंने बहुत सारा अंग्रेज इसको ऑफर देता है कि तुम सहायक संधि साइन कर लो, ऐसे कर लो, हमारे साथ मिल जाओ। तो टीपू सुल्तान बोलता है कि तुम्हारा बात हम नहीं मानने वाले हैं, तुमको युद्ध लड़ना है ना, लड़ लो आर पार की लड़ाई, अगर हम हार जाएंगे तुम मेरा राज पर कब्जा कर लेना, सिंपल सा बात है। तो इसी तरह से जब ये हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में हम लोग कुछ कुछ मुख्य बातें देखे हैं, और ये दोनों मिलकर समझिए अंग्रेज से लड़ाई लड़ेगा। अंग्रेज जब कब्जा करने की कोशिश करेगा ना मैसूर पर, तो लड़ाई तो होगा ही दोनों के बीच। और ये जो आसपास के राज्य जो हैं, इस समझिए सब के बीच में एकता नहीं है दोस्त। मराठा अपना फायदा देख रहा है, निजाम अपना फायदा देख रहा है, और अंग्रेज जो इस मैसूर जो है बेचारा अपना है अकेले। तो इस तरह से अंग्रेज जो है ना, ये तीनों के बीच जो एकता नहीं ना है, मराठा, मैसूर और निजाम के बीच जो एकता का अभाव है, इसी का फायदा उठाएगा अंग्रेज। बोलेगा मराठा को, निजाम को, कहेगा कि कुछ तुमको हम जमीन का टुकड़ा दे देंगे, तुम मेरा साथ दे दो, और मैसूर से चलते हैं हम लोग, लड़ाई करते हैं, मैसूर को हरा देते हैं। तब मराठा निजाम तैयार भी हो जाएगा अंग्रेज को सपोर्ट करने में। तो देखिए अंग्रेज की इस तरह से, अंग्रेज बहुत अच्छा से राजनीतिक व्यवस्था समझता था, जानता था कि यहाँ कोई राष्ट्र भावना है ही नहीं है, राष्ट्र हित का भावना, कोई किसी के अंदर राष्ट्रीयता का भावना नहीं है, सब अपने लिए लड़ रहा है। तो सबको पकड़ो, किसी को एकता का अभाव के कारण सबको किसी को पकड़ता था, लोभ देता था, और अच्छे से किसी राज्य को, एक छोटा सा राज्य को
कब्जा कर लेता था। तो इस तरह से हम लोग आगे वाला क्लास में युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, तो 4 आंग्ल मैसूर हुआ था, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इस तरह से हम लोग मैसूर का आज इतिहास पढ़ चुके हैं हम लोग। और मैसूर के इतिहास इतना पढ़े दोस्त। और आपको अगर वीडियो लेक्चर सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप सब कमेंट करिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करिए, क्योंकि आप लोग कमेंट करिएगा, लाइक कीजिएगा तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तो। और जीएस पढ़ने के लिए आपको कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है। जीएस का पूरा सीरीज डिटेल में हम आपके सामने लाएंगे, एक एक वीडियो करके। और आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिएगा। और आप लोग का रिस्पॉन्स अगर अच्छा रहेगा, डिमांड रहेगा कि और पढ़ाइए, एग्जाम है, ज़्यादा नज़दीक है एग्जाम वगैरह, और तो आपको कोशिश करेंगे कि और जल्दी जल्दी वीडियो ला के आपका सिलेबस 5-6 महीना में खत्म कर दें। ठीक है दोस्त, थैंक यू।